हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी फोरम में। आज हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का थर्ड चैप्टर फ्रिक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं फ्रिक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए, फ्रिक्शन के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। फ्रिक्शन के बारे में जनरली लोगों के मन में गलत धारणाएं बनी रहती है कि लोग सोचते हैं कि फ्रिक्शन जो है वो हमेशा मोशन को अपोज करता है, जबकि फ्रिक्शन मोशन को अपोज नहीं करता है। फ्रिक्शन जो है वो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। फ्रिक्शन किसको अपोज करता है? रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। ठीक है, इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन। क्या करता है ये? रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। या जब बॉडी में टेंडेंसी हो रिलेटिव मोशन का, तो उस समय भी ये फ्रिक्शन आता है। जब कोई बॉडी रेस्ट में हो, जैसे टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन हो किसी ऑब्जेक्ट में, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन भी हो, जब टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन हो, एक्चुअली देयर इज नो रिलेटिव मोशन, जस्ट द बॉडी टेंड्स टू स्टार्ट द मोशन। डेट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये किस स्टेट में होगा? रेस्ट में होगा। हम फोर्स तो लगा रहे हैं लेकिन बॉडी में मोशन नहीं हो रहा है। मोशन होने को है, द बॉडी इज अबाउट टू मूव। हम फोर्स लगा रहे हैं लेकिन बॉडी मूव नहीं कर रहा है, अभी भी वो रेस्ट के पोजीशन में है। डेट मीन्स उसमें टेंडेंसी है मोशन का लेकिन वो मूव नहीं कर रहा है। तो हमारा फ्रिक्शन दो केस में लगेगा। एक जब उसमें रिलेटिव मोशन हो, और दूसरा जब उस ऑब्जेक्ट में रिलेटिव मोशन होने का टेंडेंसी हो। दोनों केस में हमारा फ्रिक्शन लगेगा। अब फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा? तो फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स टेंजेंशियली। फ्रिक्शन हमेशा कैसे एक्ट करेगा? टेंजेंशियली, टेंजेंट टू द सरफेस। ठीक है, टेंजेंट टू द सरफेस। क्लियर है आपका? जैसे मानिए यहाँ पे हम लोग एग्जांपल के तौर पे हम लोग दो बॉक्स ले लेते हैं। देखिए, एक ऑब्जेक्ट ये ए है और दूसरा ऑब्जेक्ट बी है। ये दोनों अर्थ पे रखे गए हैं, एक के ऊपर एक। अब यहाँ देखिए, ए पे हम लोग फोर्स लगाते हैं, एफ फोर्स लगा रहे हैं। तो जब हम ए पे फोर्स लगाएंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे की तरफ, ठीक, तो बी पे और ए पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। वो कैसा लगेगा वो देखते हैं हम लोग। देखिए, तो ए का रिलेटिव मोशन किस तरफ होगा? जब बी ए को देखेगा कि ए तो आगे बढ़ रहा है, तो बी क्या करेगा? उसको ऐसे फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा जिससे इसका फॉरवर्ड मोशन जो हो वो रुके, उसको अपोज करे। तो किस तरफ बी ए पे रिएक्शन फोर्स लगाएगा? इस तरफ, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। ठीक है, क्या हो गया? ये फ्रिक्शन फोर्स ए पे लगा रहा है कौन? बी के द्वारा। किस डायरेक्शन में? इसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। ए का रिलेटिव मोशन किस तरफ है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। बी ए के मोशन को देख रहा है, बी चूंकि रुका हुआ है, ए मूव कर रहा है आगे की तरफ, तो ए का मोशन बी के रिस्पेक्ट में आगे की तरफ है, तो बी ए पे पीछे की डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा। अब देखिए, अब ऐसा है क्या कि सिर्फ हम यदि ऊपर वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाएं तो नीचे वाला ब्लॉक मूव नहीं करेगा? ऐसा है क्या? ऐसा तो होता नहीं है। जब आप सिर्फ ऊपर वाले ब्लॉक पे भी फोर्स लगाते हैं तो आप पाते क्या है कि नीचे वाला ब्लॉक का भी कुछ ना कुछ मूवमेंट होता है, वो कुछ ना कुछ आगे चलता है। तो वो कैसे चलता है? जबकि हम बी पे तो फोर्स नहीं लगा रहे हैं, तो बी आगे क्यों मूव कर रहा है? तो बी पे फ्रिक्शन फोर्स आता है वो ए के द्वारा, जो कि बी को आगे की तरफ मूव कराता है। वो देखिए कैसे। अब ए आगे की तरफ मूव कर रहा होगा, बी पीछे की तरफ मूव कर रहा होगा। ए को क्या दिखेगा? ए चूंकि खुद आगे चल रहा है तो बी उसको पीछे जाता हुआ दिखाई देगा, यानी बी का स्पीड ए के रिस्पेक्ट में पीछे की तरफ होगा। तो वो क्या करेगा? बी पे आगे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, फ्रिक्शन फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या पा रहे हैं? देखिए, फ्रिक्शन फोर्स दोनों सरफेस पे लग रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा पेयर में लगता है। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा पेयर में लगता है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि इट ऑलवेज एक्ट्स इन पेयर। ठीक है,
यहाँ फ्रिक्शन फोर्स हमेशा पेयर में लगता है, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर, ठीक है। यदि आप इसको एक्शन कहेंगे तो ये रिएक्शन पेयर है। तो आप देखते होंगे कि बी भी मूव करता है, जबकि हम फोर्स लगा रहे हैं ए पे। तो बी क्यों मूव कर रहा है? क्योंकि बी पे एक रिएक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है। किसके द्वारा? बी पे ए के द्वारा एक रिएक्शन फोर्स लगाया जा रहा है, जो कि इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। तो यदि आप यहाँ पे फ्रिक्शन का जो डेफिनेशन पहले आप लोग समझ रहे थे कि वो मोशन को अपोज करता है, तो सिर्फ क्या होता है, सिर्फ ए पे फ्रिक्शन फोर्स लगता है, उस केस में आप बोलते हैं कि ना बी का तो कोई मूवमेंट ही नहीं है, तो उस पर फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगना चाहिए। जबकि बी का रिलेटिव मोशन है ए के रिस्पेक्ट में, किस तरफ? बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो इसीलिए उस पर फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर है? और फ्रिक्शन हमेशा पेयर में लगता है, एक्शन रिएक्शन पेयर में। तो तीन चीज़ें हम लोग देखेंगे, तीन चीज़ें हम लोग यहाँ से समझे हैं कि फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, या यदि कहीं भी रिलेटिव मोशन के होने का भी आभास होगा तो वहाँ पे भी फ्रिक्शन लगेगा। डेट मीन्स इफ देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन देन ऑल्सो देयर एग्जिस्ट अ फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो जब टेंडेंसी होगा, रिलेटिव मोशन होने का मतलब क्या कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा, वहाँ पे मोशन हो नहीं रहा होगा, मोशन होने को होगा बट वो हो नहीं रहा होगा, तो वहाँ भी हमारा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फ्रिक्शन फोर्स कितने तरीके के होते हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स दो तरीके के होते हैं हमारा, पहला होता है स्टैटिक और दूसरा होता है काइनेटिक, ठीक है। स्टैटिक मतलब रेस्ट और काइनेटिक मतलब क्या होता है? मोशन, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट मोशन में होगा, मतलब व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन, व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन, then the friction will be known as काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। और जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा, मतलब रेस्ट में होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगेगा? मतलब वहाँ पे वो रेस्ट में होगा लेकिन वहाँ पे टेंडेंसी होगा रिलेटिव मोशन का। इफ देयर इज tendency of relative motion, if there is tendency of relative motion, then the friction is known as static friction, ठीक है। अब जब उसके बीच में टेंडेंसी होगा रिलेटिव मोशन का, डेट मीन्स वो ऑब्जेक्ट कैसा होगा? हमारा रेस्ट में होगा। अब एक चीज़ और यहाँ से हम लोग देखेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन को हम लोग म्यू एस से डिनोट करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इसको हम लोग लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग म्यू के से। ये होता है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। अब काइनेटिक फ्रिक्शन आपका कांस्टेंट होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ये इसका वैल्यू चेंज नहीं करता है। देखिए हम लोग लिखेंगे, यदि एफ के जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? नॉर्मल फोर्स के, ठीक है। तो यहाँ से यदि आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो कुछ कांस्टेंट देंगे, वो म्यू के लिखेंगे और यहाँ एन देंगे। यही आपका क्या होता है? ये आपका हो जाता है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन सिर्फ डिपेंड करता है किस पे? सिर्फ डिपेंड करता है नेचर ऑफ सरफेस पे, नेचर ऑफ सरफेस पे, ठीक है। अब यहाँ पे यदि आप निकालेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन, तो स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला आप लिख सकते हैं म्यू एस इंटू एन, ठीक है, म्यू एस इंटू एन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जो म्यू एस और म्यू के है, जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है, वो दोनों सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है नेचर ऑफ सरफेस पे। इट डज नॉट डिपेंड, इट मतलब क्या? इट मतलब म्यू एस या म्यू के, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया ऑफ सरफेस, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया ऑफ
सरफेस। ठीक है, ये सिर्फ डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेस। यहाँ तक क्लियर है। अब चूंकि देखिए यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन की तुलना में आसान होता है, तो इसलिए हम लोग चलिए सबसे पहले देखते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या करेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन क्या करेगा? इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन। इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा हमारा? ये कांस्टेंट होगा, ये वैरी नहीं करेगा, चाहे स्पीड हमारा कुछ भी हो, लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा कांस्टेंट होगा। स्पीड को आप बढ़ा दे या घटा दे उससे फर्क नहीं पड़ता। यदि मोशन स्टार्ट हो गया है, रिलेटिव मोशन यदि हो रहा है, तो उसमें काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा कांस्टेंट होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द वेलोसिटी विथ विच द ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग। ठीक है। तीसरा, एफ के जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स होगा। ठीक है, इसी को अभी हम लोग जस्ट देखे थे, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो हम लोग म्यू के इंटू एन देंगे। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे जो म्यू के है वो क्या है? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन सिर्फ डिपेंड किस पे करेगा? नेचर ऑफ सरफेस पे। और दूसरा किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड नहीं करेगा किस पे? मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया पे। डज नॉट डिपेंड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया ऑफ सरफेस। ठीक है, नेक्स्ट ये एक्ट किधर करेगा? इट एक्ट्स टेंजेंशियली किधर करेगा? टेंजेंशियली टू द सरफेस। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन पे एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा आपको क्लियर होगा। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए, जैसे ये हमारा ब्लॉक है, 4 kg का ब्लॉक है, इस पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं कितना? 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, और इसके बीच का जो म्यू के है, मतलब इस सरफेस और ब्लॉक के बीच का काइनेटिक फ्रिक्शन का जो कोएफिशिएंट है वो 0.2 है। आपको पता करना है फाइंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, पहला क्वेश्चन। और दूसरा इसमें फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन। तो चलिए, जब हमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम में क्या करते हैं, जिस भी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है उससे जितने भी अटैचमेंट हैं उन सभी को रिमूव कर देते हैं। तो नीचे में देखिए ये सरफेस था अटैचमेंट, तो उसको हमने हटा दिया। अब इस पर सबसे पहला फोर्स लगाते हैं वेट ऑफ बॉडी। तो वेट ऑफ बॉडी नीचे की तरफ लगेगा, 4 kg का है तो 4 × g हो जाएगा, मास इंटू जी, m × g, तो ये हो जाएगा 4 × 10, तो 40 न्यूटन हमारा फोर्स यहाँ पे एक्ट होगा। दूसरा फोर्स देखिए, ऊपर की तरफ क्या लगेगा? अर्थ एक कॉन्टैक्ट फोर्स, इन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा, और वो किधर लगेगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ऊपर की तरफ, वो उसको हम लोग नॉर्मल से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा फोर्स हमारा लग रहा है 10 न्यूटन। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा होगा। तो यदि हम यहाँ पे बैठते हैं सरफेस पे, तो क्या देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट का रिलेटिव मोशन किस तरफ है? इस डायरेक्शन में, दाहिने तरफ। तो हमारा फ्रिक्शन फोर्स किधर काम करेगा? ऑब्जेक्ट पे बाएं तरफ। तो ऑब्जेक्ट पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इधर बाएं तरफ, फ्रिक्शन फोर्स। कौन सा फ्रिक्शन फोर्स? काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, क्लियर है। यदि ऑब्जेक्ट पे बाएं तरफ लगेगा तो हम कह सकते हैं कि सरफेस पे किधर लगेगा? दाएं तरफ। लेकिन चूंकि सरफेस हमारा अर्थ है तो अर्थ मूव नहीं करेगा। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन लिखते हैं। फॉर समेशन ऑफ फोर्स अलोंग वाई डायरेक्शन क्या हो जाएगा? 0। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? n - 4g = 0, n - 40 = 0, तो n = क्या हो जाएगा? 40। ठीक है,
नेक्स्ट आप देखेंगे ये पहला हो गया हमारा। अब हम लोग देखते हैं समेशन ऑफ एफ एक्स एक्स डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में देखिए क्या है, एक्स डायरेक्शन में हमारा सबसे पहले हम लोग फ्रिक्शन फोर्स निकालते हैं एफ के। तो एफ के इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू के इंटू एन। ठीक है, म्यू हमारा कितना दे रखा है देखिए 0.2, तो 0.2 इंटू एन, एन का वैल्यू हम लोग कितना निकालिए 40 यानी यहाँ पे आ जाएगा 8 न्यूटन। हमारा फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है 8 न्यूटन। अब यहाँ देखिए 10 न्यूटन हम अप्लाई कर रहे हैं और 8 न्यूटन ही फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, तो ऑब्जेक्ट हमारा फॉरवर्ड मूव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना हो गया 8 न्यूटन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पहले क्वेश्चन में निकालना था, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ के इक्वल टू हमारा हो जाएगा म्यू के इंटू एन, जो कि हम लोग निकाल चुके हैं। म्यू के 0.2 है और एन हम लोग निकाल चुके हैं 40, तो ये हो जाएगा 8 न्यूटन। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। अब दूसरा है एक्सेलरेशन निकालना है। तो देखिए समेशन ऑफ फोर्स एक्स डायरेक्शन में हम लोग 0 करते हैं, तो एक्स डायरेक्शन में कितना फोर्स है यहाँ पे, चूँकि मूवमेंट हो रहा है तो यहाँ पे हमारा ये 0 तब होता यदि जब मोशन नहीं होता या फिर एक्सेलरेशन हमारा 0 होता, या एक्सेलरेशन 0 होता या कांस्टेंट मोशन होता। लेकिन यहाँ पे चूँकि फोर्स हमारा लग रहा है तो ये 0 नहीं होगा। समेशन ऑफ फोर्स इक्वल टू एम इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो फोर्स कितना है 10 माइनस 8, देखिए इस डायरेक्शन में 10 और इस डायरेक्शन में 8, तो इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ से देखिए मास कितना है हमारा 4 kg था। ठीक, एक्सेलरेशन निकालना था यहाँ पे 2, तो ए इक्वल टू क्या ले सकते हैं 2/4, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट सेशन में एक और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 4 kg का ब्लॉक अभी भी है हमारे पास, बट अब जो फोर्स हम लोग लगा रहे हैं वो कुछ एंगल पे लगा रहे हैं। एंगल ये हमारा है 45 डिग्री, और ये फोर्स का जो अमाउंट है वो 10√2 है। ठीक है, ये हमारा सरफेस है, ये हमारा सरफेस है। ठीक है, इसमें हमें म्यू के दे रखा है 0.2। आपको निकालना है फाइंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, और दूसरा निकालना है एक्सेलरेशन। तो चलिए हम लोग फिर वही काम करेंगे। हम लोग पहला काम क्या करेंगे, इसमें एफबीडी ड्रॉ करेंगे। तो चलिए एफबीडी ड्रॉ करते हैं, इसका इस ऑब्जेक्ट का एफबीडी हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो पहला वेट लगेगा नीचे mg, तो 4g। दूसरा फोर्स हमारा कैसा लग रहा है देखिए, फोर्स हमारा ऐसा लग रहा है 10√2 का। तो इसका एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल होगा और दूसरा कंपोनेंट वर्टिकल होगा। तो हॉरिजॉन्टल जो होगा वो कितना होगा, ये 45 डिग्री है, तो 10√2 cos 45 होगा। इस तरफ क्या हो जाएगा 10√2 sin 45 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ये हमारा वेट लग गया, और यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स भी ऊपर की तरफ लगेगा। तो यहाँ पे एक और फोर्स लगेगा हमारा नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स N। ठीक है, और चूंकि ऑब्जेक्ट हमारा किस तरफ मूव कर रहा होगा, इस तरफ मूव कर रहा होगा। ठीक, क्योंकि फोर्स हम ऐसे लगा रहे हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में लग रहा होगा एफ के, क्योंकि मूव कर रहा है हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के। ठीक है, अब हमें यही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालना है, मतलब एफ के का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। और एफ के इक्वल टू होता है म्यू इंटू एन। ठीक है, म्यू के इंटू एन। म्यू के आपको दे रखा है, एन आपको निकालना है। तो चलिए वर्टिकल डायरेक्शन में आप इक्विलिब्रियम का इक्वेशन लिखिए। तो वर्टिकल डायरेक्शन में देखिए कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एक एन लग रहा है और दूसरा कौन सा, जो हमने फोर्स अप्लाई किया उसका एक कंपोनेंट लग रहा है। तो एन प्लस 10√2 sin 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन हमारा नहीं हो रहा है, तो नेट फोर्स इक्वल टू 0 हो जाएगा, या टोटल अपवर्ड फोर्स इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स हो जाएगा। तो इक्वल टू हो जाएगा 4g। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं n इक्वल टू 4g मीन्स 4 इंटू 10 40 माइनस 10√2 sin 45 का मतलब 1/√2। तो ये हो जाएगा 40 माइनस √2 से √2 कैंसिल 10, यहाँ पे आ जाएगा 30 न्यूटन। अब हमें निकालना था फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना हो जाएगा यहाँ पे, जो कि बॉडी मोशन में है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू एन। तो म्यू के हमारा है 0.2, एन का वैल्यू है 30, तो कितना हो जाएगा 60।
इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, यानी हमारा 6 न्यूटन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गया। अब आ जाइए, अब हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिखते हैं। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारा कितना फोर्स है, इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग राइटिंग इक्वेशन ऑफ मोशन। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, राइटिंग इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम लोग इक्वेशन लिखते हैं मोशन का। तो क्या हो जाएगा, टोटल फोर्स कितना है देख लीजिए, 10√2 cos 45 दाहिने तरफ है और लेफ्ट वार्ड है एफ के, तो माइनस ऑफ एफ के इक्वल टू नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है हमारा। तो 10√2 cos 45 को हम लोग ब्रेक करेंगे तो 1/√2 माइनस एफ के का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 6 इक्वल टू मास कितना है हमारा 4 इंटू एक्सेलरेशन हमारा फाइंड आउट करना था। √2 से √2 कैंसिल, 10 - 6 कितना आ गया 4 इक्वल टू 4a, 4 से 4 कैंसिल, तो a का वैल्यू कितना हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। क्लियर है यहाँ तक? तो इस तरीके के प्रश्न आप उम्मीद है कि आप सॉल्व कर लेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग अब देखते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, static friction means when there is a tendency of relative motion, when there is a tendency of relative motion, मतलब actually there is no relative motion but there is a tendency of relative motion, मतलब उसमें मोशन हो नहीं रहा है, रियल में मोशन नहीं हो रहा है बट वहाँ पे मोशन होने के चांसेस है, मोशन होने को है, ठीक, यानी ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में ही है अभी। तो इस केस में हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा, ठीक है। और स्टैटिक फ्रिक्शन किधर एक्ट करेगा, तो अलोंग टेंजेंट ऑफ द सरफेस, अलोंग टेंजेंशियली, ठीक है, टेंजेंट ऑफ द सरफेस। और ये क्या करेगा, ये अपोज करेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करेगा, अपोजेस टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। क्लियर है यहाँ तक? अब नेक्स्ट देखिए, इसका वैल्यू क्या होगा, ये कांस्टेंट रहेगा क्या, नहीं, ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, ये होगा हमारा वेरिएबल। जैसे इससे पहले आपने देखा था डायनामिक फ्रिक्शन में वो कांस्टेंट रहता था, लेकिन ये हमारा कांस्टेंट ना होकर वेरिएबल रहेगा। इसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ एडजस्टिंग। ये अभी मैं क्लियर करूँगा आपको, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ये इसका वैल्यू जो होगा वो वेरिएबल होगा, ठीक है। अब कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, देखिए एफएस मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन जो होगा वो वेरी करेगा 0 से लेके एल तक, एल मतलब लिमिटिंग, एफ लिमिटिंग, ठीक है। एफ लिमिटिंग किसको कहते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ लिमिटिंग जो होगा आपका, एफ लिमिटिंग जो होगा वो होगा मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। एफ लिमिटिंग क्या हो जाएगा, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, और उसका मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा 0। और एफ लिमिटिंग निकालने के लिए आपको बोले तो कैसे निकालेंगे, एफ लिमिटिंग जो होता है, एफ लिमिटिंग होता है वो म्यू एस इंटू एन होता है। एफ लिमिटिंग क्या होता है, म्यू एस इंटू एन होता है। एफ स्टैटिक का फॉर्मूला नहीं होता है, ये फॉर्मूला जो होता है वो एफ लिमिटिंग का होता है। एफ स्टैटिक जो होता है वो लिमिटिंग और 0 के बीच में वेरी करता है हमारा। क्लियर है? इसका डायरेक्शन हमने बता दिया आपको, टेंजेंशियली होता है। अब देखिए, अब हम लोग इसमें कुछ क्वेश्चंस को करेंगे तब ये आपको क्लियर होगा, ठीक है। स्टैटिक कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 से लेके मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू के बीच में ही एफ स्टैटिक हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन वेरी करेगा। नेक्स्ट देखिए, इसको मैं एग्जांपल की सहायता से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। चलिए, पहला एक ऑब्जेक्ट है हमारा, देखिए ये ऑब्जेक्ट है, ये सरफेस है, ये वेट है हमारा 4 kg का एक ब्लॉक है, हमने फोर्स लगाया यहाँ पे 6 न्यूटन का। यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो 0.2 है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको निकालना है फाइंड फोर्स ऑफ
फ्रिक्शन, ठीक है, पहला, और दूसरा बोला है एक्सेलरेशन निकालने के लिए। तो ये सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जब भी हमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या एक्सेलरेशन निकालना होता है तो उसके लिए सबसे पहला काम हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम के लिए हम लोग इसको आइसोलेटेड पोजीशन में लाते हैं, मतलब वी रिमूव ऑल द अटैचमेंट्स विद द सराउंडिंग। तो इसका अटैचमेंट कहाँ है, एक अर्थ के साथ है, तो अटैचमेंट हमने हटा दिया। और पहला फोर्स इस पर कौन लगेगा, वेट किधर लगेगा, नीचे की तरफ वेट, और वो हो जाएगा mg, ठीक है, और m कितना है 4 इंटू जी, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 40 मिल जाएगा, 40 न्यूटन। नेक्स्ट दूसरा फोर्स कौन सा होगा, दूसरा जो हमने फोर्स अप्लाई किया है वो 6 न्यूटन का, ठीक। तीसरा फोर्स क्या हो जाएगा, देखिए तीसरा फोर्स जो होगा हमारा वो एक कांटेक्ट फोर्स होगा, कांटेक्ट नॉर्मल फोर्स, क्योंकि इन दोनों के बीच में ब्लॉक और सरफेस के बीच में कांटेक्ट है, तो जहाँ भी कांटेक्ट होगा वहाँ पे एक कांटेक्ट फोर्स होगा, और यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स किधर लगेगा, नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक है, तो इसको हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब चौथा फोर्स क्या होगा, चूँकि यहाँ पे सरफेस हमारा रफ है और उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया 0.2, तो यहाँ पे जरूर कोई ना कोई एक फ्रिक्शन लग रहा होगा, और फ्रिक्शन जो होता है वो रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो इस ऑब्जेक्ट का मोशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है अर्थ के रिस्पेक्ट में, तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड लगेगा, इसको लिख लेंगे हम लोग Fs, ठीक है। चलिए अब ये ऑब्जेक्ट मूव कब करेगा, जब 6 न्यूटन, जब 6 न्यूटन जो है, जब स्टैटिक फ्रिक्शन हमारा कम हो 6 न्यूटन से, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट विल मूव इफ अप्लाइड, मतलब जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो ग्रेटर हो जाए एफ किसके, लिमिटिंग के, ठीक है। मतलब जो लिमिटिंग फोर्स हमारा लग रहा है, मैक्सिमम लिमिटिंग फोर्स, और लिमिटिंग फोर्स क्या होता है हमारा, लिमिटिंग फोर्स होता है हमारा मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब यदि हमारा अप्लाइड फोर्स ये यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा हो जाए तभी हमारा ऑब्जेक्ट मूव करेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, n = हो जाएगा हमारा mg, ठीक है, और ये m4 है और g 10 है, तो ये हो जाएगा 40 न्यूटन, पहला इक्वेशन हो गया हमारा, ठीक है। अब दूसरा देखिए, हमारा मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा वो निकाल लेते हैं हम लोग, F लिमिटिंग कितना है, म्यू s इंटू एन, म्यू एस हमारा 0.2 है, n कितना है 40, ये हो जाएगा 8 न्यूटन। यानी मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होगा वो हमारा यहाँ पे कितना लग रहा होगा, लग सकता है वो 8 न्यूटन, मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारा लग सकता है 8 न्यूटन, क्योंकि देखिए एफ लिमिटिंग का हमारा फॉर्मूला होता है म्यू एस इंटू एन, और वो निकल रहा है 8 न्यूटन। मतलब यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 8 न्यूटन तक आ सकता है, लेकिन क्या यहाँ पे हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 8 न्यूटन होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। यदि आपसे कोई पूछे फाइंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, आप इस फॉर्मूला का यूज़ करके 8 न्यूटन कैलकुलेट कर लेंगे, और यहाँ पे यदि आप 8 न्यूटन आंसर दे देंगे तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों गलत होगा, क्योंकि हम जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो आपका सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन होता है, वो वेरिएबल होता है। अब यहाँ पे यदि आप 8 न्यूटन लगा देंगे, यहाँ पे यदि 8 न्यूटन लगा देंगे, हमने 6 न्यूटन लगाया था, और फ्रिक्शन यदि 8 न्यूटन लग जाएगा तो बॉडी तो हमारा पीछे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो ऐसा कभी हुआ है क्या कि आप आगे की तरफ फोर्स लगा रहे हो और ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ मूव कर रहा हो, ऐसा कभी हुआ है? ऐसा तो कभी नहीं हुआ है कि आगे की तरफ आप फोर्स लगाए और वो पीछे की तरफ मूव कर जाए, ठीक है। तो डैट मीन्स इसके कहने का मतलब क्या है कि यदि रेस्ट में है अभी भी ऑब्जेक्ट, तो यदि हम 6 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं तो यहाँ भी जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वो एडजस्ट करके 8 से 6 पे आ जाएगा, वो मतलब वो 6 न्यूटन ही अभी भी लगाएगा और वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा, ठीक है। लेकिन वो मैक्सिमम हमारा जो है 8 न्यूटन लगा सकता है, ठीक। यदि फोर्स को हम बढ़ा के 7 न्यूटन कर दे तो यहाँ भी फ्रिक्शन फोर्स हमारा 7 न्यूटन एक्ट होगा, बढ़ा के 8 न्यूटन कर दे तो यहाँ भी हमारा 8 न्यूटन हो जाएगा। यदि हम फोर्स बढ़ा के 9 न्यूटन कर दे तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स जो है, चूँकि मैक्सिमम हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन 8 ही न्यूटन है, तो यहाँ पे 8 ही न्यूटन ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दे पाएगा, तो नेट फोर्स हमारा 1 न्यूटन दाहिने तरफ चला जाएगा और ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर जाएगा। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको और ज़्यादा क्लियर होगा।
चलिए एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ये सरफेस है हमारा और ये जो ब्लॉक है वो 4 kg का है। यहाँ फोर्स हम लोग लगा रहे हैं 20 न्यूटन, ठीक है। और म्यू एस जो है आपका वो 0.6 है और म्यू के दोनों दे रखा है आपको 0.4 है। तो यहाँ पे आपको वो क्वेश्चन जो है वो सेम है। पहला फाइंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और दूसरा एक्सेलरेशन, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन में एक चीज़ डिस्कस करना मैं भूल गया। देखिए चूंकि यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, तो जब ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में है तो एक्सेलरेशन तो बिल्कुल यहाँ पे 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए 6 न्यूटन हम लोग लगा रहे हैं और यहाँ पे लिमिटिंग जो फ्रिक्शन है वो कितना है 8 न्यूटन। मतलब यहाँ पे 8 न्यूटन तक फोर्स फ्रिक्शन दे सकता था, लेकिन चूंकि हम 6 न्यूटन लगाए हैं तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स भी 6 ही न्यूटन लगेगा और वो 6 एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा। जब रेस्ट में रहेगा तो हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 0, ठीक है। ठीक है, अब देखिए हम लोग कहाँ थे, यहाँ पे थे। एग्जाम्पल हम लोग देख रहे थे एक। अब इसमें देखिए यहाँ पे हमको निकालना है फाइंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड एक्सेलरेशन। तो चलिए हम लोग एफबीडी ड्रॉ करते हैं। इसका एफबीडी ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे mg लगेगा तो 4g मतलब 40 न्यूटन यहाँ लग जाएगा। उसके बाद ऊपर की तरफ क्या लगेगा, एक कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट नॉर्मल फोर्स, ठीक। इधर हम लोग 20 न्यूटन लगा रहे थे। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कितना फोर्स फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स आप जब निकालेंगे, देखिए पहला काम क्या करेंगे, वर्टिकल इक्विलिब्रियम हम लोग करेंगे। तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम करेंगे तो कितना आ जाएगा, n इक्वल टू 40, n इक्वल टू यहाँ पे आप जब वर्टिकल डायरेक्शन में जब आप इक्विलिब्रियम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, n माइनस 40 इक्वल टू, चूँकि वर्टिकली मोशन नहीं हो रहा है तो m इंटू एक्सेलरेशन, तो हमारा एक्सेलरेशन 0 है क्योंकि कोई मोशन नहीं हो रहा है। तो हम उस केस में कह सकते हैं कि n माइनस 40 इक्वल टू मास एक्सेलरेशन 0 है, तो n माइनस 40 इक्वल टू 0, n इक्वल टू 40, ठीक है। डायरेक्टली भी आप लिख सकते थे, चूँकि वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन नहीं हो रहा है तो n इक्वल टू डायरेक्टली 40 न्यूटन आप लिख सकते थे, ठीक है। दूसरा आप देखिए हम लोग निकालते हैं यहाँ पे f लिमिटिंग। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे यहाँ पे मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मोशन तभी होगा, मोशन कब होगा, देखिए मोशन हमारा कब हो जाएगा, मोशन तब होगा जब हमने जो फोर्स अप्लाई किया है वो एफ लिमिटिंग से ज़्यादा हो जाए। जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है उससे यदि हमारा अप्लाइड फोर्स ज़्यादा होगा तभी हमारा क्या होगा, मोशन होगा। तो हम लोग चेक कर लेते हैं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है उससे अप्लाइड फोर्स ज़्यादा है कि नहीं। यदि लिमिटिंग फ्रिक्शन हमारा अप्लाइड फोर्स से क्या होगा, कम होगा, ये यदि कम होगा तभी तो ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड मूव करेगा। तो हम लोग निकाल लेते हैं एफ लिमिटिंग कितना है। अब यहाँ पे लिमिटिंग लगेगा या क्या लगेगा वो हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग इसको डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो पहले तो हम लोग एफ लिमिटिंग निकालते हैं। यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है वो हमें बाद में पता लगेगा। पहले हम लोग निकाल के देखते हैं कि कितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे लग रहा है। तो एफ लिमिटिंग इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, म्यू एस इंटू एन। म्यू एस कितना है हमारा, देखिए 0.6 इंटू नॉर्मल, नॉर्मल की जगह पे हमारा है 40, तो ये आ जाएगा 24। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे लिमिटिंग हमारा 24 लग रहा है, लिमिटिंग हमारा 24 लग रहा है। और यहाँ पे देखिए लिमिटिंग एफ अप्लाइड हमारा 20 है, अप्लाइड 20 है और ये लिमिटिंग 24 है। तो ये बड़ा है क्या, नहीं है बड़ा। दैट मीन्स ये बड़ा नहीं है मतलब हमारा मोशन नहीं होगा, हमारा मोशन नहीं होगा मतलब ऑब्जेक्ट अभी भी रेस्ट में होगा। तो उस केस में देखिए यहाँ पे मैक्सिमम लिमिटिंग कितना लग सकता था, 24 न्यूटन, 24 न्यूटन, ठीक। लेकिन हम कितना लगा रहे हैं, 20 न्यूटन। तो ऐसा तो नहीं होगा कि यहाँ पे 24 न्यूटन लग जाएगा फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि 24 लगेगा तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट हम फॉरवर्ड खींच रहे हैं और फ्रिक्शन 24 लगा देंगे हम तो ऑब्जेक्ट बैकवर्ड हो जाएगा। इसका मतलब क्या कि ऑब्जेक्ट हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में खींच रहे हैं लेकिन ऑब्जेक्ट जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है। ऐसा तो कभी हो नहीं सकता है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे या तो उसी डायरेक्शन में मूव करे या ऑब्जेक्ट रेस्ट रह सकता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहेगा क्योंकि 20 न्यूटन हम लगा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम फ्रिक्शन जो है हमारा वो 24 आ सकता है। लेकिन यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा क्योंकि ये
24 ना लग के हमें कितना मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा 20, क्योंकि फ्रिक्शन जो है सेल्फ एडजस्ट हो जाएगा। हम 20 लगाएंगे तो यहाँ भी 20 लगेगा, हम 24 लगाएंगे तो यहाँ भी 24 लगेगा। 24 से ज़्यादा जैसे ही लगाएंगे तो हम लगा तो सकते हैं 24 ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है हमें 24 ही मिलेगा। तो यहाँ पे यदि आपसे पूछे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा तो आप बोलेंगे यहाँ पे 20 होगा, 20 न्यूटन, ना कि आप 24 बना के चले आएंगे। अब देखिए, चूंकि यहाँ पे मैक्सिमम 24 लग सकता था तो बॉडी तो मूव करेगा ही नहीं हमारा, तो हम एक्सेलरेशन हमारा कितना हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि हम लिखेंगे यहाँ पे एफ अप्लाइड जो है लेस दैन एफ लिमिटिंग, ठीक है। दैट्स वाई द बॉडी विल बी इन रेस्ट। ओके, चलिए एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। एक और एग्जांपल देखिए, एक है आपका ब्लॉक है आपका 2 kg का। यहाँ पे फोर्स जो है आपका वो 20 न्यूटन लग रहा है। इसमें म्यू एस जो है वो 0.6 है और म्यू के 0.4 है। सेम आपको निकालना है फाइंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड दूसरा एक्सेलरेशन। तो चलिए हम लोग सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम जब इस बॉडी का ड्रॉ करेंगे तो पहला तो वेट आएगा 2g, तो ये हो जाएगा 20, और दूसरा एक नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, तीसरा जो फोर्स हमने लगाया है, और चौथा यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स, जो कि हमें पता नहीं है यहाँ पे लिमिटिंग लगेगा या स्टैटिक लगेगा या काइनेटिक लगेगा। तो चलिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं। वर्टिकल इक्विलिब्रियम आप यदि देखेंगे तो क्या हो जाएगा, n = 2g = 20 न्यूटन पहला, ठीक। अब यहाँ पे निकालते हैं हम लोग एफ लिमिटिंग। एफ लिमिटिंग निकालते हैं तो म्यू एस इंटू एन, म्यू एस हमारा 0.6 इंटू एन कितना है 20, ठीक है। पहले क्वेश्चन में देखिए तो 6 दूना 12 न्यूटन यहाँ पे आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे जो है हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स जो है हमारा कौन सा लग जाएगा, यहाँ पे लिमिटिंग मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा 12। क्यों? क्योंकि हमारा अप्लाइड फोर्स 20 है, तो बॉडी विल मूव, हम लोग देखे थे कंडीशन, बॉडी विल मूव इफ एफ अप्लाइड ग्रेटर देन एफ लिमिटिंग, ठीक है। मतलब लिमिटिंग क्या होता है, मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स, मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स। तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो कितना है 12 ही लग रहा है, जबकि हम फोर्स 20 लगा रहे हैं। तो यहाँ से पूछे कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना लगेगा, तो यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो 12 और 12 ही हमारा लग जाएगा, ठीक है। 12 से कम यदि हम अप्लाई किए होते तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी यहाँ पे सिर्फ एडजस्ट होकर 12 से कम आ जाता। सपोज कीजिए यहाँ पे यदि आपने 8 न्यूटन लगाया होता तो यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो लगता वो कितना लगता, 8 ही लगता। लेकिन हमने यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स जो अप्लाई किया है वो 20 है, तो यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स जो होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अब हमें निकालना है एक्सेलरेशन, क्योंकि यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा। देखिए 20 हम दाएं तरफ लगा रहे हैं और 12 बाएं तरफ लग रहा है, ठीक। तो ऑब्जेक्ट नेट किस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, इस डायरेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा। तो चलिए हम लोग इक्वेशन लिखते हैं, तो समेशन ऑफ फोर्स इक्वल टू हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। तो 20 - 12 इक्वल टू मास है हमारा कितना 2, एक्सेलरेशन हमें निकालना है तो 2 × a। अब यहाँ से हो जाएगा 8 = 2a, 2 से कट जाएगा 4, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 मीटर/सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? चलिए अब उम्मीद है आपको इतना तक समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आपका, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में 2 तरह के जनरली फ्रिक्शन हम लोग पढ़ते हैं। पहला हो जाएगा ड्राई फ्रिक्शन और दूसरा हो जाएगा फ्लूइड फ्रिक्शन। तो ड्राई फ्रिक्शन किसको कहते हैं? ड्राई फ्रिक्शन कहते हैं कि द फ्रिक्शन एग्जिस्ट बिटवीन B/W मतलब बिटवीन, द फ्रिक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द सरफेस व्हेन दे आर ड्राई। ठीक है,
द फ्रिक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द सर्फेसेस व्हेन दे आर ड्राई, ठीक है। और फ्लूइड फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, द फ्रिक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द सर्फेसेस when fluid is introduced between the surfaces। मतलब क्या कि दो सरफेस है आपका, ये दो सरफेस है, इसके बीच में आपने क्या कर दिया, ये फ्लूइड डाल दिया, कोई लिक्विड डाल दिया, ठीक है। और फ्लूइड में भी गैस है और फ्लूइड में भी लिक्विड और गैस, लिक्विड या गैस। इन दो सरफेस के बीच में यदि आपने कोई फ्लूइड डाल दिया तो इन दोनों सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन होगा वो हम लोग कहेंगे फ्लूइड फ्रिक्शन, ठीक है। और ड्राई फ्रिक्शन कहने का मतलब जब दोनों सरफेस जो है वो ड्राई हो, द फ्रिक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द सरफेसेस व्हेन दे आर ड्राई। इसी को हम लोग दूसरे नाम से कहते हैं, ड्राई फ्रिक्शन को कूलम्ब फ्रिक्शन भी कहते हैं, कूलम्ब फ्रिक्शन, ठीक है, कूलम्ब फ्रिक्शन भी हम लोग कहते हैं। अब देखिए ड्राई फ्रिक्शन को हम फर्दर दो पार्ट में कैटेगराइज कर पाते हैं, दो पार्ट में ड्राई फ्रिक्शन को हम लोग ब्रेक करेंगे। पहला होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन और दूसरा होता है रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, व्हेन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, देखिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है कि जब दो सरफेस के बीच में स्लाइडिंग मोशन हो रहा हो तो हम लोग कहेंगे कि वहाँ पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो रहा है। मतलब इसको लिख सकते हैं हम लोग, व्हेन देयर इज अ स्लाइडिंग मोशन बिटवीन द सरफेसेस then the force of friction will be known as, कौन सा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, when one surface slides over another surface, then the force of friction between the surfaces will be known as स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्या कहेंगे हम लोग स्लाइडिंग फ्रिक्शन को, जब दो सरफेस के बीच में स्लाइडिंग मोशन हो, स्लाइडिंग मोशन जैसे ऐसे देखिए, ऐसे ये स्लाइडिंग मोशन, ऐसे स्लाइडिंग मोशन, इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्लाइडिंग मोशन। जैसे सपोज कीजिए आपके पास ऐसा इंक्लाइंड प्लेन है और ये ब्लॉक है, ठीक है, ये ब्लॉक है कोई, ठीक। तो इस प्लेन पे जब इस ब्लॉक का मोशन होगा, इस ब्लॉक का जब मोशन होगा ऊपर या नीचे, तो ये क्या कहलाएगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब आ जाइए, दूसरा है हमारा रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। रोलिंग फ्रिक्शन किसको कहेंगे, व्हेन देयर इज अ रोलिंग मोशन, हाँ, या व्हेन वन सरफेस रोल्स ओवर द अनदर सरफेस देन द फ्रिक्शन विल बी नोन एज रोलिंग फ्रिक्शन। तो यहाँ पे कहेंगे व्हेन वन सरफेस rolls over the other surface then the force of friction will be known as क्या, रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। अब देखिए रोलिंग फ्रिक्शन होने के लिए क्या चाहिए, आपके किसी
एक सरफेस के बीच में रोलर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमारा प्लेन सरफेस है, ये प्लेन सरफेस है, ठीक। और दूसरा जो ऑब्जेक्ट है सपोज कीजिए दूसरा जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो ऐसा है, रोलर लगा हुआ है, ठीक है, ये रोलर। तो इसका जो मूवमेंट होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैसा होगा, रोलिंग मोशन की तरह होगा। तो जब रोल करेगा किसी एक बॉडी कोई दूसरे सरफेस पे या दूसरे बॉडी पे जब रोल करेगा तो उस पर जो फ्रिक्शन जनरेट होगा उसको हम लोग कहेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। व्हेन वन सरफेस रोल्स ओवर द अदर सरफेस देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी नोन एज रोलिंग फ्रिक्शन। यहाँ तक उम्मीद है आपको क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। हम लोग देखेंगे क्या, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन हम लोग देखेंगे। चलिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, जब भी एक सरफेस के ऊपर दूसरा सरफेस रोल कर रहा होता है या फिर स्लाइड कर रहा होता है या फिर मूव कर रहा होता है तो दोनों सरफेस के बीच में फ्रिक्शन लगता है, ठीक। तो चलिए हम एक एग्जांपल से देखते हैं हम लोग इसको। देखिए ये ब्लॉक है हमारा, ये ब्लॉक एक सरफेस पे मूव कर रहा है, ठीक। तो जब भी कोई दो सरफेस आपस में जुड़े होते हैं तो उसमें दो तरीके के कॉन्टैक्ट फोर्स लगते हैं, हमेशा टू टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है, हमेशा टू टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स हमेशा लगते हैं। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन से कॉन्टैक्ट फोर्स लगेंगे। सबसे पहला जो आपका लगेगा वो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा। ये देखिए ये ऐसा वाला फोर्स, ये कौन लगाएगा, अर्थ ऑब्जेक्ट पे लगाएगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी अर्थ को प्रेस कर रहा होगा तो अर्थ उस पर एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लगाएगी। और दूसरा क्या होगा, ऑब्जेक्ट सपोज कीजिए फॉरवर्ड मूव कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अर्थ के द्वारा किधर लगाया जाएगा, ऐसे इस डायरेक्शन में, ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा। इट मे बी स्टैटिक और इट मे बी काइनेटिक, डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव मोशन। इफ देयर इज रिलेटिव मोशन देन देयर विल बी काइनेटिक फ्रिक्शन, and if there is a tendency of relative motion that means the object is in rest then there will be static friction at that point, ठीक है। अब देखिए दो तरीके का हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स इसमें लगा, ठीक है। पहला हमारा लग गया नॉर्मल फोर्स, ठीक, और दूसरा कौन सा फोर्स लग गया, ये फ्रिक्शन फोर्स। अब देखिए इस दोनों को जब रिजल्टेंट आप निकालेंगे, इस दोनों का रिजल्टेंट जब आप फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, देखिए इस दोनों का रिजल्टेंट ऐसा होगा। देखिए इसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये क्या है, रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स। आर क्या है आपका, रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। आर क्या है, रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स। अब यहाँ पे देखिए एफ क्या है, एफ और एन क्या हम लोग बोल सकते हैं, एफ इज द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ आर। एफ क्या हम लोग बोल सकते हैं, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ आर, ठीक। वहीं पे हम लोग बोल सकते हैं एन को नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ आर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो एंगल रिजल्टेंट नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा उसको सपोज कीजिए आप फाई से मानते हैं, और यही फाई जो हमारा होता है वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है। तो फाई क्या हो जाएगा, फाई एंगल ऑफ फ्रिक्शन हो जाएगा, ठीक। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, द एंगल मेड बाई resultant contact force with normal, ठीक, with normal when, कब, अब ये कब होगा, जब ये यहाँ पे जो फोर्स हम लोग लेंगे, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन का केस होगा। कब, जब बॉडी जस्ट स्टार्ट होने वाला होगा, अपना मोशन जस्ट स्टार्ट करने वाला होगा। एंगल ऑफ फ्रिक्शन तभी डिफाइन होगा जब ऑब्जेक्ट जो होगा वो जस्ट स्टार्ट होने वाला होगा, वहाँ पे जस्ट बॉडी अबाउट टू मूव होगा। मतलब यहाँ पे जो है बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव है, ठीक है, मोशन में नहीं है बट अबाउट टू मूव है।
मतलब यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन आ रहा होगा। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन कब डिफाइन होगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन के केस में ही डिफाइन होगा। तो इसको डिफाइन करेंगे हम लोग, द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स विथ नॉर्मल व्हेन द ऑब्जेक्ट इज about to move is known as angle of friction। ठीक है, अब दूसरा लिखेंगे, it is represented by phi है ना, PHI, इसको phi से पढ़ते हैं। अब देखिए आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये phi कैसे निकालेंगे। तो चलिए हम लोग देखिए क्या कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, ये जो हमारा फ्रिक्शन वाला जो कंपोनेंट है उसको यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, ऐसे देखिए। तो ये देखिए आपको नॉर्मल, ये हमारा हो गया नॉर्मल, ये हो गया फ्रिक्शन एफ लिमिटिंग, ठीक, और ये होगा रिजल्टेंट। तो नॉर्मल और एफ लिमिटिंग का ही रिजल्टेंट हमारा ये आर है, ये आर जो है हमारा नॉर्मल और एफ लिमिटिंग का ही ये रिजल्टेंट आर है। तो यहाँ से देखिए हम इस फोर्स ट्रायंगल से हम क्या लिख सकते हैं, tan phi बराबर क्या लिख सकते हैं, एफ लिमिटिंग अपॉन एन लिख सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं phi इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ एफ लिमिटिंग अपॉन एन। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, phi इक्वल टू हम लोग बोलते हैं tan इनवर्स ऑफ म्यू एस। ठीक है, क्लियर है। और म्यू एस क्या हो जाएगा हमारा, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा। एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है एंगल मेड बाय रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स विथ नॉर्मल। ठीक है, कब, जब ऑब्जेक्ट जस्ट अबाउट टू मूव हो, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज जस्ट अबाउट टू मूव। ठीक है, अब इस केस में हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो कौन सा होगा, एफ लिमिटिंग होगा, क्योंकि वो मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा उस ऑब्जेक्ट के द्वारा। तो उस केस में जो हमारा एंगल होगा उसको हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग फाई से। ठीक है, तो वहाँ से आप फोर्स ट्रायंगल में आप देखेंगे, इस फोर्स ट्रायंगल में तो हम लिख सकते हैं tan फाई इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू होता है पी बाई बी। तो ये यदि थीटा है तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। तो पी की जगह पे एफ लिमिटिंग और बी की जगह पे नॉर्मल आ जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं फाई इक्वल टू, ये tan इधर ले जाएंगे तो tan इनवर्स ऑफ एफ लिमिटिंग बाई एन आ जाएगा, और यहाँ से फाई इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ एफ लिमिटिंग बाई एन को लिखते हैं हम लोग म्यू एस। क्लियर है। और म्यू जो एस होता है वो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि म्यू एस कब आ रहा है, ये किस केस के लिए वैलिड है, जब लिमिटिंग होता है। तभी हमने बताया था कि एफ लिमिटिंग बराबर हम लोग लिखते हैं म्यू एस इंटू एन। ठीक है, जबकि एफ एस का एफ एस इक्वल टू म्यू एस इंटू एन नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला नहीं होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है। बस स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो हमारा कहाँ से कहाँ तक वैरी करता है, जीरो से लेके एफ लिमिटिंग तक। तो एफ लिमिटिंग का फॉर्मूला हमारा होता है, एफ स्टैटिक का फॉर्मूला हमारा नहीं होता है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।